ये एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9 की 6 चैप्टर है, जिसमें जनसंख्या के बारे में हमें पढ़ना है। जनसंख्या क्या है, कैसे बढ़ती है, हमारे वातावरण पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सारी चीज़ों की जानकारी हम इसमें पढ़ेंगे। क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा है जब तक कि मानव ने उसे प्राप्त करने की तकनीक का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जब किसी घनी आबादी वाले शहर या गांव को प्रभावित करती है, तभी वह आपदा बन जाती है। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक के संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एवं महत्व ज्ञात किए जाते हैं। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए ही महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या गुण पर्यावरण के सभी रूपों को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं, वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं और उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की जनसंख्या से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करते हैं। सबसे पहले हम जनसंख्या से संबंधित 3 प्रमुख प्रश्नों पर विचार करेंगे। पहला है जनसंख्या का आकार एवं वितरण, लोगों की संख्या कितनी है तथा वे कहाँ निवास करते हैं। सेकेंड है जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया, समय के साथ जनसंख्या में वृद्धि एवं इसमें परिवर्तन कैसे हुआ। थर्ड है जनसंख्या के गुण या विशेषताएं, उनकी उम्र, लिंगानुपात, साक्षरता स्तर, व्यावसायिक संरचना तथा स्वास्थ्य की अवस्था क्या है। उसके बाद है जनसंख्या का आकार एवं वितरण, भारत की जनसंख्या का आकार एवं संख्या के आधार पर वितरण। मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर यानी विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित है। जनगणना एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। भारत की सबसे पहले जनगणना 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार संपूर्ण जनगणना की जा सकती है। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। ये जनगणना वाला क्वेश्चन बीपीएससी 67 में पूछा गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहाँ की कुल आबादी 1.990 लाख है। उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करती है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र में राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है और लक्षद्वीप में 64,429 लोग ही निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। यह उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहद चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। केवल बांग्लादेश तथा जापान का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। 2011 में भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार का जनसंख्या घनत्व 1102
प्रति किलोमीटर। वहीं अरुणाचल प्रदेश में यह 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व के असमान वितरण को दर्शाता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जो है वो उत्तराखंड है। भारत की जनगणना 2011 की जनसंख्या सबसे अधिक में कौन कौन से हैं? पश्चिम बंगाल और बिहार, उसके बाद प्रति व्यक्ति, उसके बाद ये ऑरेंज वाले में केरल है, उत्तर प्रदेश है, फिर इसके बाद 500 से 1 में 7500 में तमिलनाडु है, हरियाणा है, पंजाब है, उसके बाद है 251 से 500 में हो गया आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और असम हो गया, और 250 से कम में हो गया राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है। आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत राज्य का 29वां राज्य बना और 5/8/2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया गया। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका पूछा गया था 5/8/2019 को। 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या वाले घनत्व के राज्य बने। पर्वतीय क्षेत्र तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्था इन क्षेत्रों की विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी है। किसी राज्य का जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है और क्यों? असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे छठे एवं पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा, छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। जहाँ पे कृषि योग्य भूमि को वहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 3 राज्यों के नाम बताइए। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन में लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं से जन्म, मृत्यु और प्रवासी। प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरी जगह जाना के आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण था। जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ किसी विशेष समय अंतराल में जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश से राज्य में निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या 2001 की जनसंख्या के बाद की जनसंख्या जैसे 2011 की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाए, इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। जनसंख्या के वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है। जैसे कि आप देखिए प्रति वर्ष प्रतिशत में देखिए और इस यहाँ पे कितना था। प्रति वर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ कि दिए गए किसी वर्ष की मूल संख्या में प्रति 100 व्यक्ति पर 2 व्यक्ति की वृद्धि, इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। भारत की आबादी 1951 में 3,661 लाख से बढ़ाकर 2011 में 12.10 लाख हो गई थी। भारत की जनसंख्या की वृद्धि एवं परिणाम 1961 में दिया गया है, आप देख सकते हैं। 1951 से 1981 जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या तीव्र वृद्धि की व्याख्या जो 51 में 3,610 लाख से 1981 में 6,380 लाख हो गई। जनसंख्या दर घट गई थी, किंतु 1981 में वृद्धि का दर धीरे धीरे कम होने लगी। इस दौरान जन्म में तेजी में वृद्धि है। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या में 1,820 लाख की वृद्धि हुई थी। इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि पहले कभी नहीं थी। इस पर ध्यान देना है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है तब इसके में सापेक्ष वृद्धि दर अधिक होती है। जब
10 करोड़ जनसंख्या में न्यूनतम दर में वृद्धि होती है तब भी जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या में वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन सकता है। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन के तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं: जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। यह वृद्धि दर एक प्रमुख घटक है क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर जो होता है वो मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति के मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि की दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आया था। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 से धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट है। इस प्रकार के चलन का कारण क्या है? जनसंख्या वृद्धि का तीसरा घटक है प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक भी हो सकता है यानी कि देश के भीतर, और अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है यानी कि इस देश से बाहर। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लगता, लेकिन यह देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में आकर्षण कारण प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता बल्कि उम्र, लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 में कुल जनसंख्या लगभग 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो 2011 में 31.80% हो गई थी। एक दशक 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई थी। आयु संरचना। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या को बताता है। यह संख्या की मूल विशेषताओं में से एक है। एक व्यक्ति की आयु उसकी इच्छा, खरीदारी, काम करने की क्षमता को पर्याप्त रूप में प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप बच्चे, वयस्क एवं वृद्धों की संख्या एवं प्रतिशत किसी भी क्षेत्र की आबादी के सामाजिक एवं आर्थिक ढांचे को निर्धारित होती है। किसी राष्ट्र की आबादी में सामान्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: बच्चे, वयस्क और वृद्धि। बच्चे के लिए होता है 15 वर्ष से कम होता है, वयस्क 15 से 59 वर्ष के बीच होता है और वृद्ध जो होते हैं वो 59 वर्ष से अधिक होते हैं। बच्चे ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते तथा इनको भोजन, वस्त्र एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। वयस्क जो होते हैं ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। यह जनसंख्या का कार्यशील वर्ग है। वृद्ध ज्योति आर्थिक रूप से उत्पादनशील तथा अवकाश प्राप्त हो सकते हैं। यह स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया के द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है। बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते। भारत की जनसंख्या में इन तीनों समूहों के अनुपात को चित्र 6.5 में दर्शाएगा। पीछे लिंग अनुपात क्या है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है। देश में लिंग अनुपात प्रायः महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है। ऐसा क्यों, इसका पता है। 1951 से 2011 के बीच लिंग अनुपात को 6.2 में दर्शाया गया। देख सकते हैं कि 1951 में कितना था और सबसे कम धीरे धीरे बढ़ा तो 2011 में जाके 943 है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जनसंख्या 184 है, सबसे ज़्यादा।
पुडुचेरी में प्रति 1000 पर 183, जबकि दिल्ली में 1000 पर 866 है। हरियाणा में 1000 पर केवल 887 है। इसका कारण क्या है? साक्षरता हो सकता है, स्वास्थ्य भी हो सकता है, जनसंख्या दर कम होने का। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। स्पष्टता केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता। दर स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है। 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझ कर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है। भारत की साक्षरता में स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 73% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर 80.9% तथा महिलाओं की 64.6% है। ये भी प्रतिशत वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि साक्षरता दर किसका है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आया था 67th बीपीएससी में। व्यवसायिक संरचना आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। विभिन्न प्रकार की व्यवसाय के अनुसार दिए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है। किसी भी देश के विभिन्न व्यवसायों को करने वाले भिन्न लोग होते हैं। व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी में रखा जाता है। प्राथमिक श्रेणी में क्या क्या आ सकते हैं? प्राथमिक श्रेणी में कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि प्रक्रियाएं शामिल है। द्वितीयक में आ जाते हैं इसे उत्पादन करने वाले उद्योग हो जाते हैं। उद्योग, भवन और निर्माण कार्य जाते हैं। तृतीय क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन एवं सेवाएं शामिल है। ये तीनों जो है व्यवसाय को सामान्यतः 3 श्रेणी में, प्रथम, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक में आ गया कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन, खनन। द्वितीय में आ गया उद्योग, भवन और निर्माण। और तृतीय में हो गया जो परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन और सेवाएं। विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों को कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है। विकसित देशों में द्वितीय एवं तृतीय क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है। भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग केवल कृषि कार्य करता है और द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20%। वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण में वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। उसके बाद है स्वास्थ्य, साक्षरता, व्यवसाय और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों में निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या में स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, जो मृत्यु दर में 1951 में प्रति 1025 थी, 2011 में घटकर 7.2% रह गई है। औसत आयु 1951 में 36.7 वर्ष थी, जो कि 2012 में 67.9 हो गई है। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे जन स्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों से बचाव में रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफ़ी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित होती है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या में के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन समस्याओं को एक उचित जनसंख्या नीति के द्वारा हल करने की आवश्यकता है। उसके बाद है किशोरी जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु के वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों और तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब एवं विकास अवरोध हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। किशोरी बालिकाओं के अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा इन समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ानी चाहिए। उसके बाद है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवारों के
आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम का प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने और व्यापक स्तर के टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा देने, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और किशोर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 ने किशोर और किशोरियों की पहचान जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पहुंचने की आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर किशोरियों के संरक्षण जैसे अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना है। किशोर किशोरियों को असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं को पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने के लिए कानूनों को सुदृढ़ करना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या एक कार्यक्रम शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार क्लास 9th का चैप्टर फिनिश हुआ। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर में। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? उच्च मृत्यु दर। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वो है जिसकी उम्र 7 वर्ष है तथा वह किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। निम्नलिखित संख्या में से उत्तर दे। जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या। ये जितने सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं इनके सारे आंसर यहाँ से यहाँ तक के सारे आगे दिए हुए हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तब तक इनमें से हम कुछ मेन टॉपिक जो क्लास 9th में पढ़े टॉपिक के अर्थ क्या होती हैं उनके बारे में तब तक जान लेते हैं। औदाब ऋतु विज्ञान एवं जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों से होता है। अवसादी शैलें अवसादों से बनी हुई शैल जिनमें प्रायः परतदार चट्टानें होती हैं। आग्नेय शैल वे शैलें जो मैग्मा या लावा के पृथ्वी की सतह या पृथ्वी के भीतर जम जाने से बनती है। आधार जनसंख्या दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या होती है। आश्रित अनुपात 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु 15 से 59 वर्ष के लोगों के बीच का अनुपात है। आंतरिक अपवाह एक ऐसा अपवाह तंत्र जिसमें नदियों का जल महासागरों में नहीं पहुँच वरन आंतरिक समुद्रों या झीलों में गिरता। उच्चावच धरातल अथवा समुद्र की तलहटी पर प्राकृतिक रूपरेखा में पाए जाने वाली ऊंचाइयों के अंतर को उच्चावच कहते हैं। उप महाद्वीप एक बहुत बड़ा भूखंड जो महाद्वीप के शेष भाग से एक पृथक भौगोलिक इकाई के रूप में स्पष्टतः अलग होता है। किशोरावस्था वो आयु है जब कोई व्यक्ति बाल्यावस्था से अधिक आयु का होता है किंतु उसकी आयु प्रौढ़ से कम होती है। ऐसा व्यक्ति प्रायः 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में होता है। जनसंख्या का घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में जैसे 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जनसंख्या में वृद्धि दर जनसंख्या की वृद्धि दर जनसंख्या बढ़ने की गति बताता है। वृद्धि दर में बढ़ती हुई जनसंख्या की आधार दर वर्ष की संख्या में तुलना की जाती है। इसे वार्षिक या दशकीय विधि से ज्ञात किया जाता है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों में जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या। जलोढ़ मैदान नदियों द्वारा बहा कर लाई गई महीन गाद या शिला कणों यानी पत्थर के जो कण होते हैं वाली कांप या जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग। जीवन प्रत्याशा प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु। जीवोम एक सी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्रों में
विभिन्न भागों में पाए जाने वाले पादप समूह होते हैं। झील एक जल राशि जो पृथ्वी की सतह के गर्त या गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतः स्थल से घिरा हो। नवीन युवा पर्वत पृथ्वी के भूपटल के न्यूनतम दौर में बने मुर्दार या वलित पर्वत जैसे हिमालय, अल्प्स, एंडीज या रॉकी पर्वत। निम्न जलवायु विज्ञान में यह हवा की नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान ने इसका अभिप्राय धरातल की सतह से नीचे धंसने की क्रिया से है। नेशनल पार्क एक आरक्षित क्षेत्र जहां प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतुओं तथा प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाता है, उसे नेशनल पार्क कहते हैं। पठार विस्तृत उठा हुआ भाग, एक भाग जिसके ऊपर एक अपेक्षाकृत समतल हो और किनारे तेज ढाल हो, उसको पठार कहते हैं। पर्यावरण वह परिवेश अथवा परिस्थिति जिसमें एक व्यक्ति अथवा वस्तु रहती है और अपना विशेष आचरण स्वभाव विकसित करती है। इसके अंतर्गत भौतिक तथा सांस्कृतिक दोनों तत्व आते हैं। पर्वत पृथ्वी के धरातल का ऊपर की ओर उठा हुआ एक भाग जो काफ़ी ऊंचा होता है, उसे साधारणतः तीव्र ढालों से बना होता है। पशु पक्षी किसी दिए हुए क्षेत्र की जैव संपदा प्रवसन, लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बचना प्रवसन कहलाता है। पारिस्थितिक तंत्र एक तंत्र जो भौतिक पर्यावरण तथा उसमें रहने वाले जीवों को से मिलकर बना होता है। भ्रंश आंतरिक हलचलों के कारण भूपृष्ठ पर पड़ी दरारें जिनके सहारे चट्टानें खिसक जाती, उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। भारतीय भूभाग भारत का वह भाग जो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हो। भारतीय मानक समय भारत का मानक मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर का स्थानीय समय सारे भारत का प्रमाणिक समय बताता है। भूगर्भिक पृथ्वी के भीतर उत्पन्न होने वाली शक्तियाँ जो धरातल की भू आकृतियों में विस्तृत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। भूगर्भीय प्लेट पर्वतीय प्लेटों की गति की वैज्ञानिक संकल्पना। भूसन्नति के बाद है मृत्यु दर प्रति 1000 जनसंख्या पर एक वर्ष में मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मानसून एक बड़े क्षेत्र में पवनों का बिल्कुल उल्टी दिशा में बहना जिससे ऋतु या मौसम में अंतर उत्पन्न हो जाता है। मिलियन प्लस सिटी 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर। मैदान समतल अथवा बहुत कम ढाल वाली भूमि का एक विस्तृत क्षेत्र होता है। रूपांतरित या केंद्रित सेल पूर्व निर्मित आग्नेय अथवा अवसादी सेलों पर अधिक दबाव या ताप के कारण भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों द्वारा बनी गई सेल। लिंगानुपात भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। लैगून खारे पानी की झील जो समुद्र से बालू अवरोधों अथवा समुद्री जुआओं के कारण बनती है। वनस्पति किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पेड़ पौधों का आवरण। वनस्पति वलय किसी भी पृथ्वी की पपड़ी पर दबाव पड़ने से किसी क्षेत्र के शैल परतों में पड़ने वाले मोड़ या वलय। स्थल मंडलीय प्लेट दुर्बलता मंडल के ऊपर तैरने वाले महाद्वीपीय भूपृष्ठ या महासागरीय अधस्थल के बड़े बड़े भाग। स्थानीय समय किसी स्थान का वह समय जब सूर्य ठीक मध्य में चमकता है। हिमानी बर्फ या हिम का ढेर जो गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने मूल स्थान से एक निश्चित मार्ग के सहारे धीरे धीरे गतिशील होता है। भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का कारण क्या है? भारत में जनसंख्या असमान वितरण के निम्नलिखित कारण है। स्थलाकृति, जलवायु, आधारभूत सुविधा जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत और रोजगार के अवसर। पता चलता है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। ऐसा क्यों? सुविधा के विकास ने लोगों को आरामदायक जीवन प्रदान किया तथा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर घट रहा है। यही कारण है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में नियमित रूप से वृद्धि होती है। इस प्रकार विभिन्नता और लिंग अनुपात का कारण क्या हो सकता है? सामाजिक संरचना और अशिक्षा। सामाजिक संरचना भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। भारत में अभी भी लड़कों की इच्छा रखते हैं जिसके कारण स्त्री भ्रूण हत्या व्याप्त है। दहेज प्रथा के कारण लड़कियों को बोझ समझा जाता है। अशिक्षा भारत में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है। यहाँ उचित शिक्षा का अभाव है और लड़के तथा लड़कियों की शिक्षा में भेदभाव किया जाता है। केरल के लोग अच्छी तरह से शिक्षित हैं जहाँ मातृसत्तात्मकता समाज में नियमों का पालन किया जाता है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है।
क्वेश्चन हो गया है, ये भी हो गया है पीछे, ये भी हो गया है, ये भी हो गया। अब आते हैं जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। जनसंख्या वृद्धि 3 प्रमुख घटक है: जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास करते हैं। 1981 से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्यों घट रही थी? 1981 में भारत में गर्भ निरोधक उपायों को अपनाने के कारण जन्म दर में तेजी से कमी है, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि दर घट गई। आयु संरचना जन्म दर एवं मृत्यु दर को परिभाषित कर। किसी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों की संख्या को बतलाता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित रहने वाले बच्चों का जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के मरने वाली संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। प्रवास जनसंख्या का एक परिवर्तन कारक है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि उम्र तथा लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट करें। जनसंख्या वृद्धि, इसका अर्थ होता है कि किसी विशेष समय में अंतराल में किसी देश राज्य में निवासियों की संख्या में परिवर्तन। और जनसंख्या परिवर्तन, यह किसी विशेष समयावधि के दौरान वितरण, संरचना और आबादी के आकार में परिवर्तन को दर्शाता है। जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक है जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि तथा अप्रवास। और जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जनसंख्या में प्राकृतिक वृद्धि, प्रवास तथा अप्रवास है। व्यावसायिक संरचना और विकास के बीच क्या संबंध है? किसी देश का विकास उसकी आबादी की व्यावसायिक संरचना से संबंधित है। विकासशील देशों में प्राथमिक क्रियाकलापों जो आते हैं कृषि, पशुपालन, वानिकी और मछली पालन में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है, जबकि विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक क्रियाकलापों जैसे उद्योग, भवन निर्माण कार्य एवं परिवहन, संचार, वाणिज्यिक प्रशासन तथा सेवाएं हैं में कार्य करने वाले लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होता है। स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है? स्वस्थ जनसंख्या निम्नलिखित लाभ है। एक अस्वस्थ व्यक्ति की तुलना में एक स्वस्थ व्यक्ति बहुत अधिक कुशल और उत्पादक होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति अपनी क्षमता पहचानने के काबिल होता है तथा सामाजिक और राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वस्थ कर्मचारियों की अनुपस्थिति कम होती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के विशेषताएं क्या है? 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, शिशु दर में प्रति 1000 में से 30 कम करना, व्यापक स्तर पर टीका रोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाना, लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाना, देर से विवाह और देर से संतानोत्पत्ति को प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों के असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं की पहुंच और खरीद के भीतर बनाना, खाद्य संपूरक और पौष्टिक सेवाएं उपलब्ध कराना। कंप्लीट।